क्या? महासागर में बहने वाली नदी? हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने, महासागर में बहने वाली नदी। या जनरली इनको लोग महासागरीय धाराएं भी बोलते हैं। दरअसल क्या होता है, महासागर के भीतर बहने वाली उष्ण या शीतल नदियाँ, जिन्हें हम महासागरीय धाराएं भी कहते हैं। तो सबसे बड़ी गलतफहमी लोगों में ये है कि महासागर का जल स्थिर रहता है। चलिए आज इस गलतफहमी को दूर करते चलते हैं, और ये कदापि सत्य नहीं है। चलिए, जबकि सच यह है कि महासागर का जल निरंतर एक नियमित गति से बहता रहता है। तो इसके कई रूप हो सकते हैं। जो जल बहता है महासागर के भीतर, इसके कई रूप हो सकते हैं। जैसे इनमें से एक रूप हो सकता है अपवहन धारा या ड्रिफ्ट करंट। अपवहन धारा या ड्रिफ्ट करंट, और दूसरा है स्ट्रीम करंट। तो इन दोनों में अंतर क्या है? स्ट्रीम करंट में इसकी कुछ सीमाएं होती हैं। जो स्ट्रीम करंट होता है इसमें इसकी कुछ सीमाएं होती हैं, जबकि अपवहन धारा जो ड्रिफ्ट करंट है उसकी कोई भी स्पेसिफिक सीमा नहीं होती है। तो और आपको ये भी जानकर बहुत ही अच्छा लगेगा कि पृथ्वी पर उच्च दाब के क्षेत्र और ठंडी महासागरीय जलधाराएं ही वे प्राकृतिक घटनाएं हैं जो सैकड़ों या हजारों साल बाद रेगिस्तान को जन्म देती हैं। जितने भी रेगिस्तान आज के वक्त पृथ्वी पर मौजूद हैं, वो केवल और केवल एक उच्च दाब क्षेत्र और ठंडी महासागरीय जलधाराओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। और अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये बनती कैसे हैं। जो महासागरीय धाराएं बनती कैसे हैं, इनकी उत्पत्ति के कारण क्या हैं? इनकी उत्पत्ति के कारण वैसे तो काफ़ी हैं, नंबर ऑफ उत्पत्ति के कारण है, पर हम यहाँ पे केवल और केवल 3 मेन कारण के बारे में बताएंगे। तो नंबर 1 पहला कारण जो है इनकी उत्पत्ति का, जो महासागरीय धाराएं होती हैं या इनको महासागर में बहने वाली नदी भी कहते हैं, तो नंबर 1 कारण है जल में लवण की मात्रा। जो महासागर होता है उसमें लवण की मात्रा अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है, जिसके कारण क्या होता है, जल का घनत्व तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो जाता है। और आप जानते ही हैं कि द्रव्य की जो प्राकृतिक प्रवृत्ति है वो है अधिक घनत्व की क्षेत्र की ओर अग्रसर होना, जिसकी वजह से इस जल में ये धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो पहला कारण समझ में आया। अब दूसरा कारण मैं मेन कारण लेके चलता हूँ जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। वो है सूर्य की किरणें जो होती हैं। जो सूर्य किरणें महासागर के जल के पृष्ठ पर पड़ती हैं वो एक समान नहीं पड़ती हैं पूरे जल के पृष्ठ पर। तो इस वजह से क्या है, अलग अलग जगह पर अलग अलग तापमान हो जाता है, तापमान में अंतर हो जाता है, तापमान ग्रेडियंट हो जाता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट्स बोलते हैं उसको। इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से भी समुद्र के अंदर संवहन धाराएं पैदा हो जाती हैं। तो अब हम इसका तीसरा कारण पढ़ेंगे। तीसरा कारण इसका क्या है कि सागर की सतह पर बहने वाली तेज हवाएं जल में तरंग पैदा कर देती हैं। सागर के तट पर जो तेज हवाएं बहती हैं ना, वो तरंग पैदा करती हैं, और वो तरंग भी मिल मिल के एक लास्ट में एक बड़ी तरंग का रूप ले लेती हैं, जिसके कारण ये धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है। और हाँ, कुछ इस प्रकार की तरंगें पृथ्वी के घूर्णन से या रोटेशन से भी पैदा हो जाती हैं। ये आपको पता था? नहीं पता? तो इसलिए मैं बता देता हूँ। जो ये धाराएं जो होती हैं महासागर के भीतर, ये पृथ्वी के घूर्णन की वजह से, रोटेशन की वजह से भी पैदा हो जाती हैं। जैसे कि आप पृथ्वी के उत्तरी हिस्सों में घड़ी की दिशा में बहने वाली धाराएं देखेंगे। जो नॉर्थ पोल है पृथ्वी का, उसमें जो धाराएं बहती हैं वो क्लॉकवाइज बहती हैं। उनका कारण केवल और केवल पृथ्वी के घूर्णन या रोटेशन की वजह से है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुछ कारण यहाँ पर धारा के बहने के, जैसे कि पृथ्वी का घूर्णन, और जो ये पवन चलती हैं या हवाएं चलती हैं तेज पृथ्वी पर, ये पानी की सतह पर भी चलती हैं, इसके कारण, या विभिन्न स्थानों पर तापमान में अंतर जो सूर्य के किरण की वजह से हो जाता है, जो हमने अभी बताया, या अलग अलग जगहों पर अलग अलग जल के खारेपन के कारण। खारेपन का कारण मतलब वही डिफरेंस ऑफ डेंसिटी। और लास्ट में चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। जी हाँ, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण भी इन धाराओं को उत्पन्न करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। बहुत सारी धाराएं हैं जिनमें प्रमुख धारा जो है वो है गल्फ स्ट्रीम। और हाँ, इसके लिए महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देता चलूँ कि इसमें जल नीला व उष्ण रहता है, ये सबसे बड़ी इसकी पहचान है। और इसका बहाव मैक्सिको की खाड़ी के उत्तर से कनाडा तक होता है।
मैक्सिको की खाड़ी के उत्तर से, नॉर्थ से कनाडा तक है। और इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ नोट करने वाली, लंदन व पेरिस में जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा कम नहीं होता, मतलब लंदन और पेरिस कम ठंडे हैं अपेक्षाकृत बाकी के देशों से। जबकि नॉर्वे के तटीय इलाके पूरे साल बर्फ़ के बिना ही रहते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता चलूँ, जैसे ब्राज़ील करंट, जापान, उत्तर भूमध्य रेखा, उत्तर प्रशांत महासागरीय तरंग आदि प्रमुख धाराएं हैं। कुछ धाराएं मैं आपको यहाँ पे देखिए आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई आ रही हैं, तो इन धाराओं को जरा पढ़ लेते हैं। ये धाराएं कौन कौन से महासागर में हैं और इनकी क्या क्या प्रकृति है, यहाँ पे देख लीजिए। तो जैसे पहली है खाड़ी के उत्तर स्ट्रीम, ये अटलांटिक महासागर में है, इसकी प्रकृति गर्म है। उत्तरी अटलांटिक धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, प्रकृति गर्म है। केनरी धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, प्रकृति ठंडी है। लेब्राडोर धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, ठंडी है। अलास्का की धारा उत्तरी प्रशांत महासागर में है, गर्म है। क्यूरोशियो जापान धारा उत्तरी प्रशांत महासागर में है, गर्म है। उत्तरी प्रशांत महासागर धारा उत्तरी प्रशांत महासागर में है, गर्म है। ब्राज़ील धारा जो मैंने अभी आपको बताया दक्षिण अटलांटिक महासागर में है, गर्म है। बेंगुला धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है, गर्म व ठंडी दोनों तरह की है। देख लो, ये जो आपकी बेंगुला धारा है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। जनरली यहाँ से भी क्वेश्चन उठ के आ जाता है कि कौन सी ऐसी धारा है जो गर्म व ठंडी दोनों प्रकार का फेवर करती है, मतलब तो उसमें बेंगोला धारा आप दक्षिणी अटलांटिक महासागर में टिक करेंगे। तो पूर्व ऑस्ट्रेलियन धारा भी है, दक्षिण प्रशांत महासागर में है, वो भी गर्म है। यह है एक हम्बोल्ट या पेरू धारा दक्षिण प्रशांत महासागर में है, ठंडी है। पश्चिम पवन धारा दक्षिण प्रशांत महासागर में है, ठंडी है। और ये है कामचटका धारा उत्तरी प्रशांत महासागर, ठंडी। ऑस्ट्रेलियाई धारा पश्चिम हिंद महासागर में ठंडी है। और ये देखिए इक्वेटोरियल धारा प्रशांत महासागर में गर्म है। और कैलिफोर्निया की धारा प्रशांत महासागर में ठंडी है। और सबसे इम्पोर्टेंट आजकल क्वेश्चन में भी पूछा जा रहा है, अगुलहाश धारा हिंद महासागर जो भारत के इधर है, ठीक है, दक्षिण और वेस्ट में, वो गर्म है। तो धन्यवाद दोस्तों, और अधिक इम्पोर्टेंट और डिटेल्ड एनालिसिस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।